अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर ले जाऊंगा। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, पहाड़ों से बहता दरिया, जलेबी नुमा रास्ते और यहाँ की गलियों के जायके। आज मैं आपको ये सब की सैर कराऊंगा। अब आप पूछोगे मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस वार्ता का सूत्रधार, लव वैद्य। मित्रों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस यात्रा शुरू करेंगे श्रीनगर से। हम देखेंगे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जोजिला, लेह, खारडुंगला पास, नुब्रा घाटी, पेंगोंग झील और चांगला पास। इन जगहों पर कैसे जाया जाए और इस पर कितना खर्चा आएगा, ये सब बात मैं आज आपको बताऊंगा। कश्मीर की यात्रा का सबसे अच्छा समय वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं में होता है, अर्थात मार्च से अक्टूबर तक। स्कीइंग जैसी शीतकालीन खेलों के लिए दिसंबर से मार्च तक का मौसम अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर का दौरा। मैं और मेरी श्रीमती अमिता वैद्य ने यह यात्रा आरंभ की कोलकाता से। हम कोलकाता से 14 अक्टूबर 2023 की सुबह निकले और दिल्ली होते हुए शाम को करीब 3:30 बजे श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर हवाई अड्डे पर तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है। श्रीनगर हवाई अड्डे से शहर जाने के लिए टैक्सी उपलब्ध रहती है, जिसका किराया लगभग 1000 रुपये होता है। हवाई अड्डे से सरकारी बस भी मिलती है, जो शहर के बीचों बीच स्थित टीआरसी बस अड्डे तक जाती है। वहां से डल झील और लाल चौक करीब 2-2 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे से टीआरसी तक सरकारी बस का किराया 80 रुपये प्रति व्यक्ति है। टीआरसी का मतलब है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। यहाँ पहुंचने के 3 रास्ते हैं, हवाई मार्ग, रेल द्वारा और सड़क मार्ग से। श्रीनगर में एक घरेलू हवाई अड्डा है जो इसे भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। जम्मू और उधमपुर निकटतम रेलवे स्टेशन है। जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम निजी सुपर डिलक्स बसें और टैक्सियां आपको जम्मू और लेह से श्रीनगर पहुंचाती है। लद्दाख भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित एक क्षेत्र है और यह कश्मीर क्षेत्र का पूर्वी भाग है, जो 1947 से भारत और पाकिस्तान तथा 1959 से भारत और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। लद्दाख की सीमा पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिम में पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान से लगती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। हवाई अड्डे से हम सीधे डल झील स्थित अपनी होटल पर गए। हमें जो बताया गया था उसके ठीक विपरीत हमारी होटल झील से बहुत दूर थी, इसलिए हमने वहां केवल एक रात रुकने का फैसला किया। अगले दिन 15 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह हम होटल से निकले और लाल चौक गए और वहां एक अच्छे होटल में चेक इन किया। उसके तुरंत बाद हम गुलमर्ग के लिए रवाना हो गए। गुलमर्ग श्रीनगर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर में शहर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 6 टैक्सी स्टैंड है। गुलमर्ग जाने के लिए आप किसी भी टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी का वापसी किराया करीब 2500 रुपये है। आप अगर सार्वजनिक बस से गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो आपको पहले तनमर्ग जाना होगा, जो श्रीनगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कोई भी बस आपको सीधे गुलमर्ग नहीं ले जाएगी। तनमर्ग जाने के लिए आपको श्रीनगर के बटमालू बस स्टैंड से बस लेनी होगी। बटमालू से तनमर्ग तक बस का किराया लगभग 120 रुपये है। तंगमर्ग से गुलमर्ग जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। तंगमर्ग से गुलमर्ग तक की 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए शेयर टैक्सी का किराया 50 रुपये है। हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता के कारण गुलमर्ग ने पहले से ही लाखों पर्यटकों को आकर्षित किया है। गुलमर्ग के मुख्य आकर्षणों में एक गुलमर्ग गोंडोला है, जो दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार है। यह गोंडोला 2 चरणों में है। पहले चरण के लिए वापसी किराया 800 रुपये है और दूसरे चरण के लिए वापसी किराया 1000 रुपये है। यह बोर्ड
आपको गुलमर्ग में टैक्सी स्टैंड के ठीक सामने दिखेगा। गोंडोला जाने के लिए आपको बताई गई दिशा में चलना होगा। यहाँ से गोंडोला लगभग 1.2 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। वहां आप घोड़े से भी पहुंच सकते हैं। आपको यहाँ से गोंडोला में प्रवेश करना होगा। प्रवेश टिकट केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। यहाँ कोई टिकट खिड़की नहीं है। टिकट लेने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर आवेदन करना होगा। उपलब्धता के आधार पर भुगतान करने पर तुरंत टिकट जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण आपको गुलमर्ग से कोंगडोरी घाटी में लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है, जहां पहुंचने में 9 मिनट लगते हैं। कोंगडोरी एक खूबसूरत जगह जरूर है, पर वहां देखने लायक और कोई स्थान नहीं है। दूसरा चरण आपको कोंगडोरी से अफरवाट चोटी तक ले जाता है, जो 12,350 फीट की ऊंचाई पर है, जिसमें 12 मिनट लगते हैं। यह अफरवाट सबसे सुंदर जगह है। मैं आपको बता सकता हूं कि यदि आप गोंडोला का दूसरा चरण नहीं लेना चाहते हैं तो पहला चरण न लें, क्योंकि कोंगडोरी में पर्यटकों के आकर्षण के लिए कोई विशेष जगह नहीं है। कोंगडोरी में कुछ कटोरी के आकार के केबिन हैं, जहां आप आराम से बैठ सकते हैं और कुछ नाश्ता भी कर सकते हैं। मौसम के आधार पर अफरवाट में यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप बर्फ या बर्फबारी का भी अनुभव कर सकते हैं। अक्टूबर की 15 तारीख को जब हम अफरवाट में थे, हमें बर्फबारी का अनुभव हुआ। तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे था और बेहद ठंडी हवा चल रही थी। अफरवाट की यह यात्रा ने हमारी पूरी कश्मीर लद्दाख यात्रा पर खर्च किए गए हर एक पैसे को वसूल कर दिया। मौसम की स्थिति को देखते हुए हमने तुरंत नीचे कोंगडोरी आने का फैसला किया। हम अभी अफरवाट से नीचे कोंगडोरी आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम अब खराब हो रहा है। ये परिस्थिति में अब गोंडोला को रोक दिया जाएगा। मौसम में सुधार के बाद ही गोंडोला दोबारा शुरू होगा। यात्रियों को इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त समय हाथ में रखना चाहिए। इस तरह गुलमर्ग की यात्रा पूरी करके शाम तक हम श्रीनगर लौट आए। अब चूंकि हाथ में पर्याप्त समय था, हमने लाल चौक घूमने का फैसला किया। लाल चौक को यह नाम वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया था, जो रूसी क्रांति से प्रेरित थे। उन्होंने रियासत के महाराजा हरि सिंह से लड़ाई भी की थी। यह परंपरागत रूप से राजनीतिक बैठकों का एक स्थान है। जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला के साथ साथ अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने यहाँ से लोगों को संबोधित किया है। लाल चौक पर घंटाघर 1979 में बनाया गया था। रात के समय लाल चौक की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके लिए कश्मीर मशहूर है। लाल चौक में सौदेबाजी दैनिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। यहाँ की सौदेबाजी की परंपरा के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, तो आप दुकानदारों के साथ कीमतों पर सौदेबाजी कर सकते हैं। लाल चौक में एक टैक्सी स्टैंड भी है, जहां से आपको कश्मीर के किसी भी हिस्से तक पहुंचने के लिए टैक्सियां मिल जाएगी। लाल चौक में उचित किराए वाली कई होटल भी है। अगले दिन 16 अक्टूबर 2023 को हम सुबह पहलगाम के लिए निकले। पहलगाम श्रीनगर से लगभग 98 किलोमीटर दूर है। पहलगाम जाने के लिए आप किसी भी टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ले सकते हैं, जिसका वापसी किराया लगभग 4,000 रुपए है। आप सार्वजनिक बस से भी पहलगाम जा सकते हैं। यदि आप बस से यात्रा करते हैं तो आपको पहले अनंतनाग जाना होगा, जो श्रीनगर से लगभग 57 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से अनंतनाग तक बस का किराया लगभग 100 रुपए है। अनंतनाग जाते समय आप पुलवामा से गुजरेंगे, जहां 2019 में आतंकवादियों ने हमारे जवानों को ले जा रही बस में विस्फोट कर दिया था और हमारे 40 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। श्रीनगर से अनंतनाग जाते समय आपको बाईं ओर केसर बेचने वाली कई दुकानें भी मिलेंगी।
कुछ दुकान मालिकों के पास केसर उगाने के लिए अपने खेत भी है। कहा जाता है कि यहाँ श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला केसर उचित दाम पर मिलता है। श्रेष्ठ केसर की वर्तमान कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। अनंतनाग से पहलगाम जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। अनंतनाग से पहलगाम तक की 41 किलोमीटर की यात्रा के लिए शेयर टैक्सी का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। अनंतनाग लिद्दर नदी के तट पर स्थित है। अनंतनाग से अरू घाटी, बेताब घाटी और चंदनवाड़ी की यात्रा की जा सकती है। संक्षेप में इसे ABC के नाम से जाना जाता है। इन जगहों पर जाने के लिए स्थानीय टैक्सी स्टैंड से टैक्सी किराए पर लेनी होगी। यहाँ टैक्सी यूनियन ने दरें तय कर रखी है, इसलिए सौदेबाजी की कोई संभावना नहीं है। यह विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए टैक्सी किराए का चार्ट है। इन 3 जगहों पर जाने के लिए हमने टैक्सी का किराया 2300 रुपये चुकाया। इन जगहों पर जाने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। अरू घाटी अपने प्राकृतिक वातावरण और दृश्यों के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यह बेताब घाटी है जो पहलगाम क्षेत्र का हिस्सा है। बेताब घाटी पीर पंजाल और जांस्कर पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। बेताब घाटी यात्रियों का पसंदीदा कैंपिंग स्थल भी है, क्योंकि यह ट्रैकिंग और पहाड़ों के आगे की खोज के लिए बेस कैंप के रूप में भी काम करता है। बर्फीली पहाड़ियों से नीचे गिरती हुई धारा का बिल्कुल साफ और ठंडा पानी आनंददायक है। यहाँ के स्थानीय लोग भी यही पानी पीते हैं। यहाँ बेताब नाम की एक हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस जगह का नाम इसी फिल्म के नाम पर रखा गया है। यह घाटी जंगल से ढकी हुई है, जहाँ देवदार के वृक्ष अधिक मात्रा में है। यहाँ प्रवेश शुल्क 100 रुपये है। यह चंदनवारी के रास्ते में आता है। यदि आप चंदनवारी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको बेताब घाटी में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप चंदनवारी की ओर जाएंगे, आप ऊपर से पूरी बेताब घाटी देख सकते हैं। हम चंदनवाड़ी पहुंच गए हैं। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण इसी जगह पे होता है। ये चंदनवारी है। अमरनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए चंदनवारी से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। यात्रा ठीक इसी जगह से शुरू होती है। अगर आप जम्मू कश्मीर में किसी अनोखे पर्यटन स्थल की तलाश में हैं, जहां आप प्रकृति के सानिध्य में आराम कर सकें, तो आपको इस जगह पर आना चाहिए। यह सुरम्य सुंदरता से भरपूर है। इसके पास ही लिद्दर नदी बहती है। चंदनवारी नवंबर से मई तक बर्फ से ढका रहता है और आप लिद्दर नदी में ग्लेशियरों के पिघलने का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। ये हमारे कुछ सहयात्री हैं। अगले दिन 17 अक्टूबर 2023 की सुबह हमने श्रीनगर के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों का दौरा करने का फैसला किया। श्रीनगर भ्रमण के दौरान प्रसिद्ध झीलों का भ्रमण जरूर करें। लोकप्रिय डल झील दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अधिक देखे जाने वाली झीलों में से एक है। पहाड़ों और लहलहाते बगीचों से घिरी यह झील आपको अवाक कर देगी। यहाँ आप शिकारा और हाउसबोट में सुखद सवारी का आनंद ले सकते हैं। झील की तटरेखा लगभग 15.5 किलोमीटर है। यह झील मुगल युग के उद्यानों और अर्वाचीन होटलों से सुसज्जित एक मुख्य मार्ग से घिरी हुई है। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाए गए शालीमार बाग और निशात बाग जैसे तटीय मुगल उद्यानों यह झील से देखे जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान तापमान कभी कभी 0 के नीचे 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे झील जम जाती है। जैसे ही आप तख्ते सुलेमान पहाड़ी पर देखेंगे, आपको शंकराचार्य मंदिर मिलेगा। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर कश्मीर घाटी का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए डल झील के 16 नंबर घाट से रिक्शा लेनी पड़ती है, जिसका वापसी किराया 400 रुपये है। कार से भी मंदिर तक जाया जा सकता है। रास्ता खत्म होने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए 240 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह मंदिर जबरवान श्रेणी पर शंकराचार्य पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ इस मंदिर में पुजारी सुबह आकर पूजा अर्चना करते हैं, चंदन का लेप रखते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद भक्तों को स्वयं ही तिलक लगा लेना होता है।
यह मंदिर घाटी तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर से पूरा श्रीनगर शहर दिखाई देता है। यह अभूतपूर्व दृश्य है। यहाँ से हम निशात बाग गए। निशात बाग एक मुगल उद्यान है जो श्रीनगर के करीब डल झील के पूर्वी किनारे पर बना है। यह कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा मुगल उद्यान है। आकार में सबसे बड़ा शालीमार बाग है, वो भी डल झील के किनारे पर स्थित है। निशात बाग घाटी के पश्चिम में दूर बर्फ से ढकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के नीचे डल झील का शानदार दृश्य पेश करता है। बाग का निर्माण 1633 में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने किया था। ऐसे रमणीय उद्यान को देखकर बादशाह शाहजहां की ईर्ष्या का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया जाता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए उद्यान लगभग बंद हो गया था। 1633 में उसके पूरा होने के बाद जब बादशाह शाहजहां ने इस उद्यान को देखा तो उसकी भव्यता और सुंदरता की बहुत प्रशंसा की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने सौतेले मामा आसिफ खान को 3 बार इस आशा से अपनी सराहना व्यक्त की थी कि वह इसे उन्हें उपहार में दे देंगे। क्योंकि आसिफ खान द्वारा ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई थी, शाहजहां नाराज हो गए। उन्होंने बगीचे में पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया। फिर कुछ समय के लिए बाग वीरान हो गया। आसिफ खान निराश था। उन्हें इस घटनाक्रम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वह एक पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहा था तो उसके नौकर ने पानी की आपूर्ति का स्रोत चालू कर दिया। जब आसिफ खान ने पानी और फव्वारों की आवाज सुनी तो वो चौंक गया और तुरंत पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे इस अनियंत्रित अवज्ञा के लिए सम्राट की ओर से खराब प्रतिक्रिया की आशंका थी। सौभाग्य से नौकर और आसिफ खान के लिए शाहजहां, जिसने बगीचे में इस घटना के बारे में सुना था, अपने आदेशों की अवज्ञा से परेशान या नाराज नहीं थे। इसके बजाय इन्होंने अपने स्वामी के प्रति वफादार सेवा के लिए नौकर की सराहना की और फिर अपने प्रधानमंत्री और सौतेले मामा आसिफ खान को बगीचे में पानी की आपूर्ति के पूर्ण अधिकार बहाल करने का आदेश दिया। मुगल राजकुमारी जोहरा बेगम को इसी बगीचे में दफनाया गया था। यहाँ से हम हजरत बल दरगाह गए। हजरत बल दरगाह की स्थापना ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई की बेटी और पवित्र अवशेष की संरक्षक इनायत बेगम ने की थी। इस दरगाह में कुछ ऐसे अवशेष हैं जिनके बारे में कई मुसलमानों का मानना है कि यह मोहम्मद पैगंबर के बाल है। यह अवशेष सबसे पहले मोहम्मद के कथित वंशज सैयद अब्दुल्ला मदनी द्वारा कश्मीर लाया गया था, जो 1635 में मदीना छोड़कर दक्षिण भारतीय शहर बीजापुर में बस गए थे, उस समय जब इस्लामी मुगल साम्राज्य पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहा था। इस दरगाह के अंदर तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है। दरगाह के मुख्य हॉल के अंदर पहली मंजिल पर एक खिड़की है जो कुछ इस तरह दिखती है। इस खिड़की के पीछे एक कमरा है। इस कमरे के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी है। बालों के अवशेष को इस इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी के अंदर रखा गया है। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार इसका निरीक्षण भी किया जाता है। इस दरगाह के ठीक बाहर खाने पीने की कई दुकानें हैं। यहाँ तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। ये कश्मीरी रोटी है। रोटी में दाल और विभिन्न मसाले भरे जाते हैं। मैं इसे दूसरी सबसे स्वादिष्ट रोटी मानता हूँ। पहले स्थान पर अभी भी पूरन पोली कायम है। जायकों की किताब का अगला पन्ना ये है। इस पूरी को मशहूर सूजी के हलवे के साथ परोसा जाता है। आश्चर्य की बात है कि सर्दियों में यह हलवा घी का नहीं बल्कि तेल का बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ठंडे तापमान के कारण घी जम जाता है और निगलने में समस्या होती है। यहाँ कमल काकड़ी और पकौड़े जैसे अन्य व्यंजन भी उपलब्ध है। हजरत बल से हम शाम को टीआरसी गए। टीआरसी श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण बस अड्डा है। यहाँ से कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरकारी बसें चलती है। जम्मू और लेह से आने और जाने वाली सभी बसें यहीं से संचालित होती है।
ले जाने वाली बसें सोनमर्ग से होकर जाती है, इसलिए हम विशेष रूप से सोनमर्ग नहीं गए। अगर आप बस से जा रहे हैं तो यात्रा कार्यक्रम तय करने से पहले बेहतर होगा कि आप एक दिन पहले टीआरसी जाकर पता कर लें कि आपकी बस समय पर जाएगी या नहीं। श्रीनगर से लेह तक टैक्सी का किराया 25,000 रुपये है, इसलिए हमने सरकारी बस से यात्रा करने का फैसला किया। हम शाम को यह जानने के लिए टीआरसी गए कि लेह के लिए बस अगले दिन जाएगी या नहीं। हमें यह सूचित किया गया कि लेह जाने वाली आज की बस रद्द कर दी गई थी क्योंकि जोजिला में भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन लेह के लिए कल यानी 18 अक्टूबर को सुबह 7 बजे बस जाएगी और करीब 13-14 घंटे में लेह पहुंचेगी। हम अगले दिन सुबह 6:30 बजे टीआरसी बस स्टैंड पहुंचे। लेह के लिए बस ठीक 7 बजे रवाना हुई। बस में कुल मिलाकर हम केवल 5 यात्री थे। लेह के लिए बस का किराया 980 रुपये प्रति व्यक्ति था। श्रीनगर से लेह राजमार्ग भारत का सबसे खूबसूरत और शायद सबसे खतरनाक राजमार्ग है। यह लगभग 430 किलोमीटर लंबा रास्ता है। क्योंकि यह सड़क धीरे धीरे चढ़ाई प्रदान करती है, ऊंचाई के कारण होने वाले एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस की संभावना सीमित हो जाती है। श्रीनगर से लेह जाते समय आप देखेंगे कि जब तक आप कश्मीर क्षेत्र में हैं, तब तक आपको पहाड़ों पर बर्फ और वनस्पति दिखाई देगी, लेकिन एक बार जब आप लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको केवल बंजर पहाड़ ही मिलेंगे। ये बस में हमारे साथ यात्रा करने वाले हमारे सहयात्री हैं। इनमें से हम 4 भारतीय हैं और एक स्पेन का है। यह तस्वीर जोजिला में ली गई थी। श्रीनगर से बस सोनमर्ग, जोजिला, द्रास, कारगिल, खालसी और निम्बू होते हुए लेह जाती है। 18 अक्टूबर को ही रात को ठीक 8:30 बजे हम लेह पहुंचे। सौभाग्य से लेह में हमें एक बहुत अच्छी होटल मिली। यह होटल अक्टूबर के अंत तक खुली रहने वाली थी। यदि आप हवाई मार्ग से लेह पहुंचते हैं तो आपको अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस से उबरने के लिए कम से कम 2 दिन आराम करना चाहिए। अगर आप सड़क मार्ग से लेह पहुंचते हैं तो आपको कम से कम 1 दिन आराम करना चाहिए। हालांकि लद्दाख प्रशासन हर हाल में कम से कम 2 दिन के आराम की सलाह देता है। लेह एक ऐसा शहर है जहां कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है। परिवहन के लिए केवल निजी टैक्सियां उपलब्ध है। यहाँ भी टैक्सी यूनियन है जो दरें तय करती है। हालांकि सुस्त अवधि के दौरान सौदेबाजी की संभावना रहती है। यहाँ टैक्सी का किराया अनुचित रूप से अधिक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि व्यवसाय केवल साल में 6 महीने ही उपलब्ध होता है, इसलिए टैक्सी का किराया अधिक है। हालांकि आजकल यहाँ साल भर पर्यटक आते रहते हैं। लद्दाख में होटल केवल लेह में ही उपलब्ध है, बाकी हर जगह आपको होम स्टे मिल सकते हैं। अक्टूबर से मार्च माह तक लगभग सभी होटल बंद रहते हैं, लेकिन कुछ होम स्टे उपलब्ध होते हैं। होम स्टे का शुल्क प्रति व्यक्ति के आधार पर होता है, जो लगभग 500 से 1500 रुपये प्रतिदिन का होता है। इसमें रात का खाना और सुबह का नाश्ता सम्मिलित है। लद्दाख प्रशासन के निर्देशों के अनुसार हमने 19 अक्टूबर को आराम करने का फैसला किया। हम केवल खाना खाने और नुब्रा घाटी और पेंगोंग झील जाने हेतु टैक्सी आरक्षित करने के लिए बाहर निकले थे। हमने खारडुंगला पास, नुब्रा घाटी, पेंगोंग झील और चांगला पास घूमने के लिए एक निजी टैक्सी किराए पर ली। यह यात्रा 2 रात और 3 दिन की थी। यह हमें लेह से ले जाएगी और वापस ले लाएगी। 2 रात और कुल 640 किलोमीटर की यात्रा के लिए हमने टैक्सी के मालिक को 23,000 रुपये का भुगतान किया। हमें नुब्रा घाटी और पेंगोंग झील पर रात में रुकना था। नुब्रा घाटी और पेंगोंग झील की यात्रा के लिए आपको स्थानीय प्राधिकरण से परमिट लेनी होगी। परमिट प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर आवेदन करना होगा। प्रति व्यक्ति 520 रुपया भुगतान करने पर तुरंत परमिट जारी कर दी जाती है। यह देखने में कुछ ऐसी लगती है। 20 अक्टूबर 2023 को हमने नुब्रा घाटी और पेंगोंग जाने के लिए अपनी यात्रा सुबह 8:30 बजे आरंभ की। करीब 11:45 बजे हम खारडुंगला पहुंचे। खारडुंगला पास लेह के उत्तर में स्थित है और सिंधु और श्योक नदी घाटी को जोड़ता है। यह नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार भी है, जिसके पार सियाचन ग्लेशियर है।
सीमा सड़क संगठन द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया था। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग सियाचिन ग्लेशियर तक आपूर्ति ले जाने के लिए किया जाता है। यह सड़क दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। इस समय तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे है। यह हमारी पूरी यात्रा में अनुभव किया गया सबसे न्यूनतम तापमान था। अत्यधिक ऊंचाई के कारण इस स्थान पर कुछ पर्यटकों को सांस लेने में भी समस्या होती है, इसलिए यहाँ एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध है। यहाँ करीब आधा घंटा बिताने के बाद हम नुब्रा वैली के लिए निकल पड़े। हम नुब्रा घाटी के डिस्किट गांव पहुंच गए हैं। आप सार्वजनिक बसों द्वारा लेह से नुब्रा घाटी में डिस्किट और हंडर तक यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों स्थानों के बीच अधिक बसें नहीं चलती है। इसके अलावा ये बसें केवल मुख्य सड़कों पर ही रुकती है। वहां से आपको गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हाथ में सामान लेकर 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना कठिन काम है, इसलिए अधिकांश पर्यटक लेह से ही निजी टैक्सी किराए पर लेते हैं और नुब्रा घाटी और पेंगोंग झील क्षेत्र की यात्रा करते हैं। नुब्रा घाटी नुब्रा और श्योक नदियों से घिरी हुई है। यह डिस्किट बौद्ध मठ है, जिसके डिस्किट गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। नुब्रा घाटी के डिस्किट में ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह लेह से लगभग 115 किलोमीटर उत्तर में है। यह मठ नुब्रा घाटी के डिस्किट गांव में 10,315 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। डिस्किट मठ की स्थापना 14वीं शताब्दी में चांगजेम सोराब जंगपो ने की थी। तब लद्दाख पर राजा ग्रासपा बमवलदे और उसके भाई का शासन था, जिन्होंने नुब्रा घाटी को हड़पने का असफल प्रयास किया था, जो उस वक्त निंगमा ग्रेसपा नामक स्थानीय शासन के अधीन थी। ये हमारे कुछ सहयात्री है जो पटना बिहार से आए हैं। हम लगभग 3 बजे हंडर पहुंच गए, जो डिस्किट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये दोहरे कुबड़ वाले ऊंट है। भारत में आमतौर पर हमें केवल एक कुबड़ वाले ऊंट ही मिलते हैं। ऐसे दोहरे कुबड़ वाले ऊंट मंगोलिया में बहुत आम है। हालांकि ये ऊंट प्रजातियां मंगोलिया से यहाँ नहीं आई है। ऊंट की ये प्रजातियां मध्य एशिया से यहाँ आई है। सदियों पहले बहुत से मध्य एशियाई व्यापारी रेशम मार्ग से यहाँ ऐसे ऊंटों पर आए थे। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि वो यहीं के होकर रह गए। इस क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, इसलिए यदि कोई ऊंट बीमार पड़ जाता है तो पास की सेना इकाई से पशु चिकित्सक ऊंट का इलाज करता है। जब मैंने ऊंट की नाक पर बिजली का तार देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। बाद में पता चला कि यहाँ नकेल लगाई जानी थी। नुब्रा घाटी में हमने कुछ नया देखा। यह एक सशुल्क शौचालय है। यह बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार भुगतान कर सकते हैं। हुंडर में यह हमारा होमस्टे है। यह बहुत विशाल होमस्टे था। होमस्टे मालिक का परिवार बहुत मिलनसार था। श्रीमती जी इस परिवार को रात का खाना पकाने में मदद कर रही है। आज 21 अक्टूबर 2023 है। सुबह के नाश्ते में खमीर रोटी खाने के बाद हम पेंगोंग झील के लिए रवाना हुए। नुब्रा घाटी और पेंगोंग के बीच सड़क अच्छी नहीं थी, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। हम पेंगोंग झील पहुंच गए हैं। लेह से पेंगोंग झील तक यात्रा करने के लिए सार्वजनिक बसें उपलब्ध नहीं है, इसलिए पेंगोंग झील तक पहुंचने के लिए निजी टैक्सी किराए पर लेना आवश्यक है। हालांकि भविष्य में लेह और पेंगोंग झील के बीच बसें चल सकती है। पेंगोंग झील को स्थानीय भाषा में पेंगोंग सो के नाम से जाना जाता है। पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली यह एक खारे पानी की झील है, जो 13,862 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 134 किलोमीटर लंबी है। कुल झील की लंबाई का लगभग 50% चीन में, 40% भारत में और शेष 10% विवादित है, जो भारत और चीन के बीच एक वास्तविक बफर जोन है। झील अपने सबसे चौड़ी जगह पर 5 किलोमीटर चौड़ी है। खारा पानी होने के बावजूद सर्दियों में यह झील पूरी तरह जम जाती है। पेंगोंग सो 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है: चांगचेंगमो श्रृंखला, पेंगोंग श्रृंखला और कैलाश श्रृंखला। इनमें से चांगचेंगमो और पेंगोंग
मूलतः काराकोरम श्रृंखला का सबसे पूर्वी हिस्सा है। यह स्थान फिल्म 3 इडियट के कारण अधिक प्रसिद्ध हो गया है, जिसका आंशिक चित्रण यहीं किया गया था। कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र एक ऐसी जगह पर है जहां उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन और इनके दरमियान में है यह हमारा होमस्टे है जो पेंगोंग झील के ठीक सामने है। इसका नाम डिस्किट होमस्टे है। यहाँ रहने की अच्छी सुविधा थी, हालांकि बाथरूम बहुत छोटा था। रात के दौरान तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे था। यह रसोई घर है जहां बीच में लकड़ी का चूल्हा रखा हुआ है। इससे कमरा भी गर्म रहता है और धुआं छत से निकल जाता है। यह हमारे सह अतिथि है जो वियतनाम से आए हैं। यह 22 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:30 बजे का समय है। तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है और यह हालत है पानी की जिसका हमने उपयोग किया है। इससे हम स्थानीय निवासियों की कठिनाइयों को समझ सकते हैं। नाश्ता करने के बाद हम चांगला पास होते हुए लेह के लिए रवाना हुए। लद्दाख अपने ऊंचाई वाले पहाड़ी दर्रों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा मोटर योग्य पर्वत दर्रा चांगला दर्रा समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका नाम साधु चांगला बाबा के नाम पर रखा गया है। यह स्थान अपने शांत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस स्थान की निकटतम बस्ती टंगस्टे की छोटी बस्ती है। यह हिमालय में स्थित चंगथांग पठार का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम लेह के लिए रवाना हो गए। शाम तक हम लेह पहुंच गए। आज 23 अक्टूबर 2023 है। हमने लेह घूमने का फैसला किया। लेह लद्दाख का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। लेह लद्दाख साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी भी थी। लद्दाख के प्राचीन निवासी दर्द एक इंडो आयरन जाति के थे। तिब्बत, स्कर्दो और पुरंग गुगे जैसे आसपास के हिस्सों के अप्रवासी लद्दाख में बस गए, जिनके नस्लीय चरित्र और संस्कृतियां शुरुआती निवासियों के अनुरूप थी। बौद्ध धर्म मध्य भारत से लद्दाख होते हुए तिब्बत पहुंचा और लद्दाख में अपनी छाप छोड़ी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लामी धर्मगुरुओं ने भी शांतिपूर्ण प्रवेश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी में जर्मन मोरावियन धर्मगुरुओं ने भी धर्मांतरण की दिशा में कदम बढ़ाया, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। यह लेह पैलेस लद्दाख के शाही परिवार का पूर्व निवास स्थान है। इसे उसी शैली में और लगभग उसी समय बनाया गया था जिस समय तिब्बत में पोटाला पैलेस बनाया गया था। इसका निर्माण वर्ष 1600 में सिंगा नामग्याल ने करवाया था। ये 9 मंजिला इमारत है। ऊपरी मंजिलों में शाही परिवार रहता था, जबकि निचली मंजिलों में अस्तबल और भंडार कक्ष थे। महल का अधिकांश भाग खराब हालत में है और उसकी आंतरिक सजावट बहुत कम बची है। पैलेस संग्रहालय में आभूषणों, औपचारिक पोशाकों और मुकुटों का एक समृद्ध संग्रह है। तिब्बती थंका या पेंटिंग, जो 450 वर्ष से अधिक पुरानी है, जटिल डिजाइनों के साथ अभी भी कुचल के पाउडर किए गए रत्नों
और पत्थरों से प्राप्त चमकीले रंगों को बरकरार रखते हैं। ऊपरी मंजिलों से पूरा लेह शहर दिखाई देता है। यह एक मनमोहन दृश्य है। ये ड्रग पद्मा कार्पो स्कूल है। हिंदी फिल्म 3 इडियट्स का आंशिक चित्रण यहाँ पे भी हुआ था। ये सिर्फ एक दीवार मात्र है, लेकिन फिल्म में इसे एक स्कूल की तरह दिखाया गया था। इस फिल्म की वजह से प्रसिद्ध होने के बाद इसे रेंचो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर और लद्दाख की हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। 24 अक्टूबर 2023 की सुबह हम लेह से निकले और चंडीगढ़ और दिल्ली होते हुए शाम को कोलकाता पहुंचे। संक्षेप में मैं आपको बता सकता हूं कि कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में बहुत समय और पैसा लगता है। समय इसलिए लगता है कि कहीं भी और कभी भी बर्फबारी, भूस्खलन या मौसम खराब हो सकता है, और महंगा इसलिए है कि कश्मीर में बहुत कम जगहों पर सार्वजनिक परिवहन है। लद्दाख में तो सार्वजनिक परिवहन और भी कम है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।